बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और बड़ी खबर आपको दे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू को सबसे ज्यादा 102 से 103 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 101 से लेकर 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी 40 सीट पर 3 अन्य सहयोगियों को उतारा जाएगा, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी रामविलास की झोली में 25 से 28 सीटें दी गई हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात हो तो पार्टी हमको 6 से 7 सीटें मिलेंगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जाएगी। देखिए, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से ये सीटों का बंटवारा हो सकता है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये देखिए, ग्राफिक के जरिए आपको ये बता रहे हैं कि जेडीयू को 102 से लेकर 103 सीटें मिल सकती हैं। इस तरीके से पूरा सीटों का फॉर्मूला हो सकता है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीजेपी को 101 से लेकर 102 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी आरवी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती हैं 25 से लेकर 28 सीटें, जबकि हम की बात हो तो 6 से 7 सीटें दी जा सकती हैं। आरएलएम को दी जा सकती हैं 4 से 5 सीटें। और ये सीटों का फॉर्मूला हो सकता है क्योंकि माना जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर जो चर्चा चल रही है उस पर कुछ इस तरीके के फॉर्मूले हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहा है। और देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उस पर जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगस्त तक हम लोग सीट का बंटवारा कर लेंगे। हम लोगों के बीच में कोई झंझट यानी कि कोई मनमुटाव नहीं है। सबको लड़ने लायक और जीतने लायक सीटें मिलेंगी। हम लोगों को 243 सीट पर चुनाव लड़ना है और लड़वाना है और पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है। आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक अहम जानकारी दे दे। उत्तराखंड से ये खबर, जहां केदारनाथ रूट में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। बड़ासू के पास रोड पर उतारा गया हेलीकॉप्टर। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। 6 यात्री उसमें सवार बताए जा रहे थे। केदारनाथ जाने वाली रोड पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया। क्रिस्टल एविएशन का बताया जा रहा है ये हेलीकॉप्टर। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और जानकारी मिल रही है कि कुछ खराबी होने के बाद ये लैंडिंग हुई है। बड़ासू के पास रोड पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त एक और अहम जानकारी। 7 मई को शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। पाक में आतंकी संगठन तबाह किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज लगातार जारी है और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और पीओके में भी जैश लश्कर के आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदके समेत कुल 7 शहरों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भारत ने की थी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की। 8 और 9 मई को बड़ी संख्या में नापाक ड्रोन के हमलों को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया था और इसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब और प्रहार किया और पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया गया। पाकिस्तान के एयरबेस, कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे बॉर्डर पर निशाना बनाया गया।
भारत के ताबड़तोड़ हमले से घबराकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको दे इससे जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हमले का भारत ने ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान सेना अपनी पोस्ट खाली करके भाग गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरा होने के मौके पर डीआईजी बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे देश की बहनों के जो सुहाग उजाड़े थे, उसका जवाब हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। वो जवाब इतना बड़ा और जबरदस्त था कि पाकिस्तान अपनी पोस्टों को खाली करके भाग गया और आज तक अपनी पोस्टों पर वापस नहीं लौट पाया है। आगे भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है तो हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और उसे करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो पूरी शक्ति के साथ उन्होंने पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। उसके उपरांत भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह से इनके आतंकवादियों के अड्डों को भावलपुर में तबाह करा, पूरे पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के जब इनके सीने पर प्रहार करा और भारतीय स्त्रियों की अस्मिता का बदला लिया, तो पाकिस्तान ने 9 तारीख को उसके प्रतिशोध में, बदले में सीमा चौकियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और हमारे जो भी सीमा चौकी पर अधिकारी, जवान, एसओ साहिबान तैनात थे, उन्होंने पूरी क्षमता के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और सीमा सुरक्षा बल के गौरव को ऊपर रखने के लिए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक बार फिर से आपको बड़ी खबर दें, पाकिस्तान की पोल खुली है। दुनिया में आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ। आतंकवाद पर पाक की फिर से पोल खुल गई है। दुनिया में आतंकवाद पर पाकिस्तान की फिर से पोल खुली। आतंकवाद पर अमेरिकी सांसद ने बिलावल को लताड़ा और अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने कहा कि पहले जैश ए मोहम्मद को तो खत्म करो। अमेरिकी सांसद ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। अमेरिका पहुंचा था पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल। और वहीं सिंधु जल समझौते रद्द करने से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान बार बार सिंधु जल समझौता बरकरार रखने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने भारत से पुनर्विचार करने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल समझौता की बहाली के लिए 4 पत्र लिख दिया है। और बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद 24 अप्रैल को जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल मंत्रालय के सचिव सईद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि भारत में सीमा पार आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान आतंकी हमले करता है। भारत सरकार का सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला उन्होंने बताया था। और वहीं कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 देशों की समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। ये आमंत्रण दोनों देशों के बीच हालिया तनावों के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने आमंत्रण के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का आभार जताया और कनाडा के चुनाव में जीत हासिल करने पर उन्हें बधाई भी दी। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच गहरे जन सांस्कृतिक संबंधों को स्वीकार किया और आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनाकिस में आयोजित होने वाला है। भारत 2019 से इस समिट में गेस्ट के तौर पर शामिल होता रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले के बाद देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कल शाहाबाद में 9 संकल्प महासभा कर चुनाव को लेकर बड़ा शंखनाद करने जा रहे हैं। जमुई से एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और इस 9 संकल्प महासभा को चिराग पासवान संबोधित करेंगे। अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा कि आरा जिला घर बा, कौन चीज के डर बा, शाहाबाद से संकल्प अब हमनी सरबा। मिनी कार्यकर्ता जो है अपने अपने स्तर से जिसके पास जो संसाधन है, हमारी पार्टी को हमारे कार्यकर्ता सींचने का काम करते हैं और तैयारी हर कोई अपने अपने स्तर से, वो चाहे निर्धन से निर्धन हमारा कार्यकर्ता है, वो भी ये चाह रहा है कि कैसे वो कुछ योगदान कर सके और तैयारी व्यापक चल रही है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप और हमारे तमाम मीडिया के साथी भारी संख्या में कैमरामैन सहित वहाँ उपस्थित होंगे।
और मौका विधानसभा चुनाव का है और ऐसे में हर दल ने अपने नेता को सबसे दमदार, जनता का मददगार और नेक छवि पेश करने की होड़ पार्टियों में दिख रही है। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एआई तकनीक से तैयार किया गया है। इस वीडियो में फिल्मी हीरो के अंदाज में तेजस्वी यादव को दुश्मनों से फाइट करते हुए दिखाया गया है, साथ ही वो गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं, कीदड़ भी शेर को। क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। किसकी मजा। और देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एआई तकनीक से बनाए गए वीडियो पर मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब सजाए बैठे हैं, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। आने वाले चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा क्योंकि जनता अब पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहती। लालू यादव जो चाह रहे हैं कि बिहार में भरम फैला करके बेटे को मुख्यमंत्री बनावे, वो मनसा पूरा नहीं होगा। ये वही लालू यादव का बेटा है ना जो नीतीश कुमार से हटे और रैली किए तो मुरट्ठा बांध करके झंडा फैला रहे थे, लग रहा था कोई क्रिमिनल के पार्टी का जुलूस है। तो ये वही करेंगे, इनके डीएनए में वही है। अपराध, कुव्यवस्था, और ये भयभीत है लोग कि लालू यादव को फिर नहीं आने देंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बना रहेगा। और इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद एक गुनाहगार हैं और उनके रोल मॉडल राजवल्लभ यादव जैसे लोग हैं। तेजस्वी इसका भी जवाब दें कि बेटियों के सुहाग में आग लगाने के लिए शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में किसने लिए। जब आप प्रवचन देते हैं तो लज्जा भी शर्मसार होती है। का सजा याफ्ता जिसका रोल मॉडल हो, उसको महिलाओं का दर्द और बेटियों का दर्द का एहसास हो रहा है। राजवल्लभ यादव किसका रोल मॉडल है? किसने राजनीति में प्रमोट किया? गुनाहगार आप हैं। बेटियों के सुहाग में आग लगाने के लिए शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया किसने लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में? लज्जा भी शर्मसार तेजस्वी यादव हो जाता है। जब आप प्रवचन करते हैं तो हम तो आपको सलाह देना चाहते हैं, हालांकि देने का हमको अधिकार नहीं है, कि तेजस्वी यादव जी नई पीढ़ी के लोग हैं। बेटियां उड़ान भर रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आज देश के अंदर पुलिस बल में हम नंबर 1। और चलिए इस बीच आपको पटना से एक बड़ी खबर दे दें। बिहार में एक और आयोग का गठन, अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है और देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार आर्य इसके अध्यक्ष बनाए गए। केदारनाथ भंडारी इसके सदस्य बनाए गए हैं। अमित कुमार भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, जानकारी दीजिएगा इस आयोग के बारे में। देखिए, नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का जब गठन किया था तो उसी मंशा साफ थी कि बिहार में अति पिछड़ा की आबादी बड़ी आबादी है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है बिहार में। और जब इस आयोग का गठन किया गया था तो अति पिछड़ा जो भी आबादी है उनकी समस्या क्या है, सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए, इस तमाम मुद्दों पर इस आयोग का गठन किया गया था।
आज एक बार फिर से इस आयोग का गठन किया गया है और नवीन कुमार आर्य जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, और इसके पहले भी जब अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था तो नवीन आर्य ही, प्रोफेसर डॉक्टर नवीन आर्य ही इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पहली बार जब अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था तो नवीन आर्य ने उसे लीड किया था। एक बार फिर से उनके अनुभव को देखते हुए उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा केदारनाथ भंडारी हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, और अमित कुमार, इन दोनों को सदस्य बनाया गया। फिलहाल 3 लोगों को इस आयोग में जगह दिया गया और 2 सीट अभी वैकेंट है, आने वाले समय में उसे भी भरा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जेडीयू ने, एनडीए ने इस आयोग का गठन करके साफ कर दिया कि जेडीयू की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर है और इस आयोग के सहारे अति पिछड़ा के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। तो जाहिर तौर पे चुनावी साल में लगातार आयोग और बोर्ड का गठन किया जा रहा है और उसी कड़ी का हिस्सा है ये अति पिछड़ा आयोग के गठन। जी बिल्कुल। और आनंद, देखिए क्योंकि चुनावी मौसम है और हर कोई चाह रहा है कि इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी को भी हमने देखा अपने दौरे के दौरान वो कनेक्ट करते हुए देखे गए अति पिछड़ा को, दलितों को। लेकिन ये आयोग कैसे अलग तरीके से काम करेगा, इसकी कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर कैसे ये आयोग काम करेगा अति पिछड़ा वर्ग के लिए? देखिए, अति पिछड़ा की आबादी बिहार में सबसे ज्यादा, लगभग 35-36% के आसपास अति पिछड़ा की आबादी बिहार में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अति पिछड़ा वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। राहुल गांधी भी जब बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो उनका फोकस दलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोग ही हैं। और इसके पहले नीतीश कुमार ने जब अति पिछड़ा आयोग बनाया था उसके बाद ये एक तरीके से आप कहें कि जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता था एनडीए का, और आज भी इस वो बड़े वोट बैंक पर एनडीए की नजर है। तो अति बिल्कुल, और एनडीए की तरफ से इस आयोग का गठन किया गया है। बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों काफी एक्टिव हैं। चिराग आए दिन कभी बिहार सरकार को, कभी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांग रख देते हैं, और इसी कड़ी में चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भागलपुर में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मांग की है, जिससे कि देश और दुनिया में भागलपुर सिल्क का कारोबार वहां पर बढ़ा सके और इससे बुनकर और कारीगर की स्थिति अच्छी हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाल बाल बचे जब उनके काफिले में एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। तेजस्वी यादव ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव मधेपुरा से वापस लौट रहे थे, तभी हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे स्थित गोरौल के पास अनियंत्रित ट्रक ने काफिले में टक्कर मार दी। तेजस्वी यादव ने बताया कि घटना मात्र उनसे 5 फीट की दूरी पर हुई। सराय थाना की पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हम लोग पता है कि सुबह 10 बजे से हम लोग चले मधेपुरा गए, मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए थे। चाय जहाँ पीने के लिए रुके हुए थे, एक ट्रक जो है बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने ही बैलेंस होके 2-3 गाड़ियों में टक्कर मारा, और 2-3 गाड़ी जो है हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े थे, वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। भारत हमें एकदम ठीक मेरे 5 फीट की दूरी पे ही, और हल्का सा भी इम्बैलेंस करता तो शायद हम लोगों के ऊपर भी वो चीज़ें आ सकती थी। और पटना से खबर, बकरीद के मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने खान सर के कोचिंग का निरीक्षण किया। वहीं राज्यपाल ने वादा किया कि वो एक दिन खान के स्टूडेंट से संवाद करेंगे। खान सर ने भी राज्यपाल के आने पर खुशी जताई। और कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर का नारा इस्तेमाल कर रही है। और इस पर आपकी राय क्या है? न्यूज़ 18 के पोल में हमारे 5 सवालों के जवाब दें। अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए लिंक पर भी जाकर आप जवाब दे सकते हैं। याद रखिए, इस पोल पर आप अपनी राय आज दोपहर 3 बजे तक जरूर भेज दें। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।